हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं SSC MTS में 7 अक्टूबर के पूछे गए सेकेंड शिफ्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन ही नहीं बल्कि क्वेश्चन के साथ बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे जो आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि हु वन द वुमेन्स एशियाई हॉकी चैम्पियनशिप इन 2023, यानी महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2023 किसे मिला था, बताइए। तो जी हाँ, फाइनल मैच में भारत ने जापान को 4-0 से हराया था। दैट मीन्स भारत जो था वो आपका इसमें विजयी रहा था ना। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 5 नवंबर 2023 को रांची स्थित मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्पोर्ट्स हॉकी स्टेडियम में खेले गए थे, इसे याद रखिएगा, ठीक है। वहीं इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि झारखंड की सलीमा टेटे को जो है ना वो आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है ना, ये भी चीज़ याद रखिएगा। कब की बात है, 2023 में ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लगून लेक, यानी इनमें से कौन सा लैगून झील नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा लैगून झील नहीं है इसमें। हालांकि क्वेश्चन जो था यही था, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसमें चूज़ करना था। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जो लैगून झील है उन सारे लैगून झील को आपको याद रखना है। जैसे इसमें आपका हो गया अष्टमुडी झील, चिल्का झील और आपका हो गया पुलिकट झील। ये सभी झील जो है ना वो आपके लैगून झील के कुछ उदाहरण है, याद रखिएगा। इसमें हम लोग बात करते हैं नैनीताल झील की, तो नैनीताल झील जो है वो आपका नैनी झील उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के नैनीताल जिले में स्थित है, ये याद रखिएगा। वहीं यह एक प्राकृतिक मीठे पानी का झील है जिसे नेचुरल फ्रेश वाटर लेक भी बोला जाता है ना। वहीं भारत की सबसे बड़ी लैगून झील जो है वो आपका चिल्का झील है, याद रखिएगा। यह झील जो है वो आपका उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित है, ये जगह को भी आप याद रखिएगा। साथ ही साथ यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तटीय लैगून झील है, याद रखिएगा। ये जितना भी टॉपिक है ना वो आपका आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि नरसिंहवर्मन द्वितीय किस राजवंश से संबंधित है, बताइए। आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो। जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं नरसिंहवर्मन की, तो नरसिंहवर्मन द्वितीय जो है वो आपके पल्लव वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है, पल्लव वंश से संबंधित है। चलिए डिटेल्स में इसको समझते हैं। तो याद रखिएगा कि नरसिंहवर्मन द्वितीय जो है वो आपके पल्लव वंश के राजा थे। साथ ही साथ पल्लव वंश जो है वो आपका दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश है और इस वंश के 3वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर जो है ना वो शासन किया। साथ ही साथ पल्लव वंश के राजाओं ने कला हो गया, साहित्य, शिक्षा और धार्मिक के क्षेत्र में अहम योगदान भी निभाया है, याद रखिएगा। साथ ही साथ नरसिंहवर्मन द्वितीय को राजमल और राज सिंह के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपका टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इनके पिता का नाम जो है वो आपका परमेश्वर वर्मन प्रथम था ना। वहीं इनकी 2 बीवियाँ थी, किनकी, यहाँ पे बात हो रही है नरसिंहवर्मन की ना। इनकी 2 बीवियाँ थी जिनका नाम जो था, यानी 2 रानियाँ थी जिनका नाम जो था वो आपका रंगपताका और लोकमना देवी था। वहीं इन्होंने 695 ईस्वी से 728 ईस्वी तक शासन किया था, याद रखिएगा। साथ ही साथ उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार और कई मंदिरों का निर्माण भी कराया था। ये सारे टॉपिक को आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट टॉपिक है नेक्स्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि राष्ट्रीय आय निकाला जाता है, बताइए राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाता है। देखिए राष्ट्रीय आय निकालने का जो विधि होता है ना उसको हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे समझेंगे, ताकि अगर इसके अलावा अगर आपके पास कोई और विधि दे दे, आपसे पूछे कि इस विधि से क्या निकाला जाता है, या फिर किसी भी तरह से आपके पास तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछे, तो अगर आप सारे टॉपिक को याद रखिएगा तो हर तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा। चलिए हम लोग अगर बात करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना की, तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो है ना वो इन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला आपके पास आय और व्यय विधि। ये आय और व्यय विधि में क्या होता है कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए इस विधि में इन बातों का ध्यान रखा जाता है। किन बातों का ध्यान रखा है, तो 4 इसमें प्रमुख बात होता है। पहला होता है आपके पास व्यक्तिगत उपभोग व्यय यानी C, निवेश यानी I, सरकारी व्यय यानी G और निर्यात यानी X। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो उत्पाद मूल्य वर्धित विधि, यह विधि जो होता है, इस विधि में राष्ट्रीय आय का अनुमान उत्पादन स्तर पर लगाया जाता है। वहीं इसमें उत्पादन के हर चरण में
मूल्यवर्धन की गणना जो है वो की जाती है और फिर उसे जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, जिसे जीडीपी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जीडीपी का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। जीडीपी जो है वो आपके भारत के सभी आर्थिक गतिविधियों को मापता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ करता है। एनएसओ जो है आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ साल 1956 की बात करते हैं तो इस साल में क्या था कि केंद्रीय सांख्यिकी गठन सीएसओ ने भारत की राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान जो है वो प्रकाशित किया था। ये डेट आप याद रखिएगा। तो इसमें जो भी मैं आपको कंटेंट बताई हूँ, जो भी इसमें रिलेवेंट कंटेंट है, वो सारा आपका नेक्स्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक को आप जरूर समराइज कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सक्रेनी महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। देखिए सक्रेनी महोत्सव जो है ना वो आपका फरवरी में नागालैंड की आगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सानिया मिर्जा की आत्मकथा क्या है। तो देखिए सानिया मिर्जा की आत्मकथा जो है वो आपका एस अगेंस्ट ओड्स है। चलिए इसके अलावा अगर हम लोग खिलाड़ियों के आत्मकथा के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा कि आपका प्लेइंग इज माई वेल जो है वो आपका सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है वो आपका युवराज सिंह की आत्मकथा है। द रेस ऑफ माई लाइफ जो है वो आपका मिल्खा सिंह का आत्मकथा है। और बिलीव जो है वो आपका सुरेश रैना की आत्मकथा है। और आपका द अनब्रेकेबल जो है वो आपका मैरी कॉम की आत्मकथा है। और अ सेंचुरी इज़ नॉट एनफ जो है वो आपका सौरभ गांगुली का आत्मकथा है। और द प्रेगनेंसी बाइबल जो है वो आपका करीना कपूर का आत्मकथा है। और आपका माई म्यूज़िक माई लाइफ जो है वो आपका रवि शंकर की आत्मकथा है। और गोल जो है ये आपका मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लाल दुमुहा किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो जी हाँ, लाल दुमुहा की बात करते हैं तो लाल दुमुहा जो है वो आपके मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डप्पू फेस्टिवल किस राज्य में प्रचलित है। देखिए इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। एक होता है आपका डप्पू या फिर दप्पू और दूसरा होता है तप्पू। अगर डप्पू या फिर दप्पू की बात करते हैं तो ये आपका आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जिसमें डप्पू नामक ताल वाद्य का प्रयोग जो है वो किया जाता है। चलिए अगर तप्पू की बात करते हैं तो तप्पू लोक नृत्य जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही प्रचलित फेस्टिवल है ना, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि 2023 महिला आईपीएल में बीसीसीआई को कितना आय प्राप्त हुआ, बताइए। तो जी हाँ, इसमें याद रखिएगा कि वुमेंस आईपीएल 2023 महिला आईपीएल में मालामाल हुए बीसीसीआई 5 टीमों की नीलामी से 4,669 करोड़ की कमाई हुई थी, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ये होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कला के क्षेत्र में, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे क्षेत्र होना चाहिए था ना। कला के क्षेत्र में 2023 में पद्मश्री मिला, बताइए किन्हें मिला। तो जी हाँ, कला के क्षेत्र में 2023 में जिन्हें पद्मश्री मिला था वो थे आपके शांति देवी और शिवन पासवान, बिहार ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो देखिए बिहार का लिंगानुपात जो है ना वो 1000 पुरुष पर 953 महिलाएं हैं। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो बिहार में बाल लिंगानुपात जो है वो आपका 942 है। बाल लिंगानुपात का मतलब जो है वो आपका होता है 0 से 6 साल के बच्चों में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य जो है ना वो आपके रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि तमिलगा वेत्री काजगम पार्टी की स्थापना किसने की। तो जी हाँ, इसमें याद रखिए कि तमिलगा वेत्री काजगम पार्टी की स्थापना जो है वो आपके विजय ने की है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था। तो जी हाँ, पूना समझौता 1932 जो है वो आपका महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होलिका दहन होली से कितने दिन पहले मनाया जाता है। तो जी हाँ, ये बहुत रिलेवेंट कंटेंट है, सभी को पता होगा कि होलिका दहन जो है वो होली के 1 दिन पहले मनाया जाता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरविंद थटे किस घराने से संबंधित है। देखिए घराने से जो क्वेश्चन है ना वो आपका हर बार हर शिफ्ट में पूछा जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो
तो वो है आपका मेवाती घराना से संबंधित है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वेनिस का वह यात्री जिसने कयाल का 2 बार यात्रा किया था, बताइए कौन था। तो जी हाँ, वो था आपका मार्को पोलो ना। कौन था? मार्को पोलो था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए इसमें आपका कुछ ऑप्शन दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना होगा कि कौन सा जो है वो आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आपको मौलिक कर्तव्य याद नहीं होगा तो मौलिक कर्तव्य को याद कर लीजिएगा, जो नहीं होगा उसमें आप आसानी से टिक कर सकते हैं। वही देखिए सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना वो आपका हर बार एग्जाम में आ रहा है। यहाँ पे भी आज ही का क्वेश्चन जो था वो आपका मीथेन का सूत्र बताना था, जो आपका CH4 होता है ना। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग 7 अक्टूबर के शिफ्ट सेकंड में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन तो हूबहू मैच नहीं करेगा, लेकिन जो भी रिलेवेंट कंटेंट है वो सारे आपके मैच कर जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करते रहिए। जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन प्रोवाइड होगा मैं सारे क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।